सोचिए, एक इंसान एक प्लेन हाईजैक करता है, $2 लाख लेता है और 10,000 फीट की ऊंचाई से उड़ते हुए प्लेन से बाहर जंप करता है और यूं ही कहीं हवा में गायब हो जाता है। मैं किसी मूवी की बात तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि 1971 के एक असली इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। डीबी कूपर, एक ऐसा शख्स जिसे एफबीआई ने 45 इयर्स तक ढूंढा, 800 से भी ज्यादा सस्पेक्ट से इंक्वायरी की, लेकिन ना ही कभी उसकी बॉडी मिली और ना ही उसका असली नाम पता चल पाया। आखिर कौन था डीबी कूपर, जिसे अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डेयरिंग हाईजैकर कहा जाता है? चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। 24 नवंबर 1971 की रात नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सियाटल जा रही थी। ये फ्लाइट एक 30 मिनट्स की शॉर्ट फ्लाइट थी। प्लेन में सिर्फ 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे एंड इनिशियली फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उन्हीं पैसेंजर्स के बीच एक शख्स बैठा था जिसका नाम था डैन कूपर, जो बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था। मिड 40s की एज, डार्क सूट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक क्लिप ऑन टाई पहने। इस डिटेल पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे जाकर हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वो इंसान हाथ में एक पुराना सा ब्रीफ केस लेकर बैठा था। डैन कूपर ने प्लेन की सबसे लास्ट रो ही चुनी, जिसका सीट नंबर था 18E। पर आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वहां से वो पूरे के पूरे कैबिन पर नजर रख सकता था, वो भी एक साथ, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पूरी फ्लाइट में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि डैन कूपर नाम का ये शख्स अगले 2 घंटों में पूरे अमेरिका के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाएगा। प्लेन टेक ऑफ करता है और इनिशियली सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी कूपर एक एयर होस्टेस फ्लोरेंस शॉफनर को एक फोल्डेड नोट देता है। फ्लोरेंस सिर्फ और सिर्फ 23 इयर्स की थी। उसे लगा कि कोई बिजनेसमैन शायद उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है एक नोट देकर, और वो नोट को बिना पढ़े ही अपनी पॉकेट में रख लेती है। कूपर उसकी तरफ देखता है और बिल्कुल शांति से अपनी धीमी आवाज में कहता है, मिस, शायद आपको वो नोट देख लेना चाहिए। फ्लोरेंस जब नोट खोलती है, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। उसमें लिखा था, I have a bomb in my briefcase. Yes, I have a bomb in my briefcase. पर अभी भी उसे यकीन नहीं होता। कूपर धीरे से अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसे सच में एक टाइम बॉम्ब रखा हुआ मिलता है। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि प्लेन अब ऑफिशियली हाईजैक हो चुका था। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि बाकी किसी भी पैसेंजर को इस बात का आइडिया तक नहीं था। कूपर ने फ्लोरेंस को अपने पास बैठने के लिए कहा और अपनी डिमांड्स बताई। उसकी पहली डिमांड थी कि उसे $2 लाख, वो भी $20 के नोट्स में चाहिए थे। उसकी दूसरी डिमांड थी कि उसे 4 पैराशूट्स 2 फ्रंट गेट के पास और 2 बैक गेट के पास चाहिए थे। और आखिरी शर्त थी कि लैंडिंग पर एक फ्यूल ट्रक रेडी हो। लेकिन सवाल ये था कि वो 4 पैराशूट्स ही क्यों मांग रहा था? क्या उसके साथ कोई और भी था, या फिर वो किसी पैसेंजर को अपने साथ लेकर प्लेन से कूदने पर मजबूर करने वाला था? सब कुछ इतना काम तरीके से किया गया कि जैसे कोई बिजनेस डील नेगोशिएट हो रही हो। और सबसे शॉकिंग बात, पैसेंजर्स को अभी तक इस बात की भनक भी नहीं लगी थी। उनके लिए तो बस ये एक डिलेड फ्लाइट थी। एयर होस्टेस क्वाइटली कॉकपिट में जाकर पायलट्स को इन्फॉर्म करती है। वहां से मैसेज एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचता है और फिर एयरलाइंस के प्रेसिडेंट तक। और यही स्टोरी में आता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया कि वो उसकी सारी डिमांड्स मानेंगे, पर आखिर क्यों? देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। अगर ये न्यूज़ फैल जाती या फिर ब्लास्ट हो जाता तो कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि ये फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स की एक शॉर्ट फ्लाइट थी, और उस टाइम में इतना पैसा अरेंज करना उस टाइम में बहुत डिफिकल्ट था। पर इसका सॉल्यूशन क्या था? प्लेन को सियाचल के ऊपर 3 घंटे तक सर्कल करवाया गया और पैसेंजर्स को बताया गया कि कोई माइनर टेक्निकल इशू की वजह से फ्लाइट डिलेड है। एक तरफ तो ग्राउंड पर एफबीआई और बैंक्स मिलकर कैश अरेंज करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एयरप्लेन में सूट बूट पहना एक इंसान टाइम बॉम्ब के साथ शांति से अपनी सीट पर बैठा हुआ था। पर असली गेम तो इसके बाद शुरू होने वाला था। शाम के 5:46 PM पर प्लेन लैंड करता है और कूपर को मनी और पैराशूट्स हैंडओवर किए जाते हैं और इसी के साथ पैसेंजर्स को भी रिलीज कर दिया जाता है और प्लेन फिर से एक बार टेक ऑफ करता है। अब प्लेन में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग थे।
कूपर, 2 पायलट्स एंड एक एयर होस्टेस जिसका नाम था टीना मकलाउ। कूपर ने पायलट को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल थी। उसने पायलट्स को बोला कि प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पे उड़ाया जाए और स्पीड भी कम से कम रखी जाए। साथ ही लैंडिंग गियर पार्शियली डिप्लॉयड हो और प्लेन की डायरेक्शन मेक्सिको सिटी की तरफ की जाए। फिर उसने टीना को कॉकपिट में भेज दिया और डोर को बाहर से लॉक कर दिया। उसके कुछ देर बाद प्लेन में रियर स्टेयरकेस डिप्लॉय होने की आवाज आती है और 8:13 पर कॉकपिट में वार्निंग लाइट ब्लिंक करती है। वहीं प्लेन की टेल विंग एक जर्क देता है और इसी के साथ कूपर $2 लाख और एक पैराशूट्स के साथ हवा में जंप कर चुका होता है। प्लेन फाइनली रेनो नेवाडा में लैंड करता है और पुलिस एंड FBI उसे तुरंत चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर अंदर क्या मिलता है? एक ब्लैक क्लिप ऑन टाई। याद है हमने पहले बात करी थी इसके बारे में। एक टाई क्लिप, कुछ सिगरेट्स और 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स जिन्हें आज तक कभी पहचाना ही नहीं गया। लेकिन कूपर, ही वॉज गॉन। FBI ने इस केस को कोड नेम दिया नॉर्जैक, यानी कि नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। और यहाँ से शुरू होती है अमेरिका की सबसे बड़ी मैनहंट। वॉशिंगटन स्टेट के डेंस फॉरेस्ट, नदियाँ, पहाड़ी इलाके, फ्रीजिंग लेक्स, सभी जगह पर सर्च किया गया। FBI के सामने सवाल अभी भी यही था कि इतनी रात के अंधेरे में तेज हवा और बारिश के बीच कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से जंप कर कैसे सरवाइव कर सकता है, वो भी इतने सारे कैश के साथ। FBI का इनिशियल कंक्लूजन तो बहुत क्लियर था कि इस कंडीशन में सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। FBI ने 5 कॉपीकैट हाईजैकर्स के साथ सेम स्टंट रिपीट करवाया और सारे के सारे 5 कॉपीकैट हाईजैकर्स इसे सरवाइव कर गए और इसी की वजह से कूपर की सर्वाइवल पॉसिबिलिटी को ओपन रखा गया। 8 साल के बाद इस केस में फिर एक ट्विस्ट आता है जब 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया रिवर के पास $5,800 के नोट मिलते हैं। इन नोट्स के सीरियल नंबर कूपर को दिए गए नोट्स से एग्जैक्टली मैच करते थे। इसका मतलब ये वही नोट्स थे जो FBI ने कूपर को दिए थे। इसका मतलब था कि कूपर या फिर उसका पैसा इस रीजन में जरूर था। हालांकि बाकी का पैसा पुलिस को कभी नहीं मिला। अब आते हैं इस केस से जुड़े सबसे ज्यादा क्रूशियल क्लू पर, द ब्लैक क्लिप ऑन टाई। कूपर जो टाई प्लेन में छोड़ गया था वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक साइंटिफिक क्लू बन गया। सालों बाद 2009 में मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी से उस टाई को दोबारा एग्जामिन किया गया और जो मिला वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। उस टाई पर साइंटिस्ट को प्योर टाइटेनियम के ट्रेसेस मिले थे। अब सवाल था कि ये पार्टिकल्स एक आम ऑफिस एम्प्लॉय के टाई पर कैसे आए होंगे। FBI का इंटरफेरेंस क्लियर था कि कूपर शायद एरोस्पेस इंडस्ट्री में या फिर केमिकल या मेटलर्जिकल प्लांट में काम करता होगा। याद रखिए कि 1970s में टाइटेनियम कॉमन मटेरियल नहीं हुआ करता था, ये किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज होता था। मतलब कि कूपर कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं था, वो शायद एक इंजीनियर था या फिर कोई टेक्नीशियन जो बोइंग जैसे बड़े प्लांट्स में काम करता था। उसे प्लेन के मैकेनिज्म और पैराशूट्स का इन डेप्थ नॉलेज था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है, उसे कैसे करना चाहिए, और वो ये भी जानता था कि FBI उसे कहां से कैसे ढूंढ सकती है। पर आखिर DB कूपर था कौन? FBI ने इस केस में आज तक 800 से भी ज्यादा सस्पेक्ट से इंक्वायरी की है और सभी को क्लीन चिट दे दी गई। आज तक मोस्टली सारे हाईजैकर्स को पकड़ा जा चुका है, बट कूपर नेवर। ना कोई बॉडी, ना कोई कंफर्म्ड डेथ और ना ही कोई कंफर्म्ड सर्वाइवल। रह गई तो बस एक कहानी, एक आदमी ये जिसने सिस्टम को चैलेंज किया और हवा में यूं ही कहीं डिसअपियर हो गया। क्या कूपर जिंदा था? क्या वो उस जंगल में सरवाइव करके न्यू आइडेंटिटी के साथ अपनी लाइफ जी रहा था? क्या वो हमारे पास कभी नॉर्मल जिंदगी जी चुका होगा या उस रात कोलंबिया रिवर ने उसे निगल दिया? आपको क्या लगता है, क्या ये परफेक्ट हाईजैक था? DB कूपर अब एक क्रिमिनल ही नहीं, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है जिसे FBI चाह कर भी कभी भूल नहीं पाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।